नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। अपने देश में समस्याओं की कमी नहीं है, एक ढूंढो हजार मिलती हैं। और अगर स्टूडेंट्स की, यंगस्टर की, अगर उनकी समस्याओं की बात करें तो उनकी समस्याओं की भी लिस्ट बहुत लंबी है। अब देखिए ना, स्टूडेंट्स को जो है इन समस्याओं के कारण, पेपर लीक के कारण देश भर में प्रदर्शन करना पड़ रहा है। दिल्ली में भी इतना बड़ा प्रदर्शन करा, तब जाकर नीट को लेकर, एक पेपर लीक को लेकर एक कड़ा कानून बनाने के लिए सरकार आगे बढ़ी। लेकिन ये जो तमाम समस्याएं हैं ना, इनमें एक समस्या जानते हैं क्या है, जो देश की भी समस्या है और जो देश के युवाओं की, स्टूडेंट्स की भी बड़ी समस्या है। वो समस्या यह है कि भारत के पास एक जिम्मेदार विपक्ष नहीं है। भारत के पास एक जिम्मेदार विपक्ष का नेता नहीं है। आप कहेंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं क्यों विपक्ष की आलोचना कर रहा हूं, मैं क्यों राहुल गांधी की आलोचना कर रहा हूं? देखिए, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पेपर लीक को लेकर सबको चिंता है। इतना बड़ा आंदोलन हो गया, लोग सड़कों पर आ गए, केंद्रीय मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। तो पेपर लीक जो है इस देश की बहुत बड़ी समस्या है, युवाओं की बहुत बड़ी समस्या है। और जब देश ने तय किया, देश की संसद ने तय किया कि पेपर लीक को रोकने को लेकर के एक कड़ा कानून जो है बनाना चाहिए, और उसको लेकर जब संसद में चर्चा शुरू हुई तो भारत के नेता प्रतिपक्ष ने आज जो भाषण संसद में दिया, अगर आपने वो सुना हो तो फिर ये सवाल उठना लाजमी है कि भाई ये जो पूरा भाषण था, इसमें छात्रों के, युवाओं के पेपर लीक के कंसर्न कहां थे और ये चर्चा किस लिए हो रही थी? संसद में इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर राहुल गांधी लगभग 50 मिनट तक बोले। वो बीच में व्यवधान आते रहे, बोलते रहे, व्यवधान आते रहे, 50 मिनट तक बोले। और इन 50 मिनट में पेपर लीक पर बोलने के लिए उन्हें सिर्फ 1 मिनट मिला। 1 मिनट उनको मिला सिर्फ इस मुद्दे पर बात करने के लिए। और जानते हैं, राहुल गांधी एनटीए का उन्होंने एक बार शब्द नहीं लिया। एनटीए को लेकर एक बार उन्होंने शब्द नहीं लिया। एक बार उन्होंने नहीं कहा कि पेपर लीक को रोकने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए। उनका पूरा का पूरा जो फोकस था वो आरएसएस, बीजेपी और तमाम पॉलिटिकल मुद्दे उन्होंने उठाए, और ऐसे उन्होंने मुद्दे उठाए, ऐसे शब्द उठाए जो असंसदीय थे। राहुल गांधी का पूरा फोकस इस बात पर था कि किस तरह से राजनीतिक माइलेज जो है ज्यादा से ज्यादा हासिल की जा सके और सरकार को वो कैसे नीचा दिखाएं। उनका पूरा का पूरा फोकस जो है इस पर था। और जब ये सब कुछ हो गया, लोकसभा ने आज बिल पारित कर दिया, तो राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि इससे पेपर लीक नहीं रुकेगा। अब आप सोचिए, देश का नेता प्रतिपक्ष जो पूरी विपक्ष को लीड करता है, अगर उसको यह लगता है कि सरकार ने यह जो बिल पेश किया इससे पेपर लीक नहीं रुकेगा, तो भाई साहब आप संसद में खड़े होकर के कम से कम 5-10 कुछ ऐसे सुझाव दे देते कि पेपर लीक कैसे रुकेगा, इस बिल को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। लेकिन राहुल गांधी तो 3 इडियट्स ढूंढ रहे थे, राहुल गांधी तो अंधभक्त ढूंढ रहे थे, और राहुल गांधी ना जाने क्या क्या ढूंढ रहे थे। और जब 3 इडियट की बात करी ना, तो मुझे 3 इडियट का एक डायलॉग याद आता है। 3 इडियट में डायलॉग था कि जो तकलीफ तब नहीं होती जब हम फेल होते हैं, तकलीफ तब होती है जब हमारा दोस्त जो है वो नंबर 1 से जो है वो पास हो जाता है, तब तकलीफ ज्यादा हो जाती है। तो राहुल गांधी की तकलीफ भी 3 इडियट वाली है। उनकी तकलीफ इस बात की नहीं है कि भाई देश में पेपर लीक हो रहे हैं, उनको तकलीफ इस बात की है कि सरकार इसको रिस्पॉन्ड कर रही है, और सरकार ने रिस्पॉन्ड किया तो उनके नंबर जो है, उनके पॉलिटिकल नंबर जो है वो कट जाते हैं। तो सवाल यह है कि जब छात्रों का इतना बड़ा कंसर्न है तो इस देश के विपक्ष की क्या भूमिका होनी चाहिए? सिर्फ जंतर मंतर पर बैठ करके नारे लगाना, युवाओं को इस बात के लिए भड़काना कि चलो संसद की तरफ कूच करो, चढ़ाई करो, युवाओं को इस बात के लिए भड़काना कि प्रधानमंत्री उनकी मां को और जो है एक दूसरे देश की राष्ट्रपति को गालियां दो, अभद्र अश्लील गालियां दो, क्या यह जिम्मेदारी है विपक्ष की? विपक्ष की यह जिम्मेदारी थी कि संसद में एक प्रभावी कानून बने। हालांकि सरकार का मानना है कि उसने एक प्रभावी कानून बना दिया है, उस दिशा में आगे बढ़ गई है।
लेकिन अगर नेता प्रतिपक्ष को लगता है कि यह कानून नाकाफी है, तो आज संसद में आपने ऐसा कौन सा सुझाव दिया? यह सवाल अगर विपक्ष से पूछा जाएगा तो क्या गलत है? आज दो टूक में इस पर चर्चा जरूरी है, क्योंकि सरकार ने कड़ा कानून बनाने की दिशा में आगे बढ़ गई है। सरकार लोकसभा में आज ये बिल पारित हो गया। 10 करोड़ तक जो है इसमें जुर्माना, 10 लाख की सजा, कड़ा कानून है। अब ये इंप्लीमेंट कैसे होगा इसको लेकर भी चर्चा देश में हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि आज जो कुछ हुआ उसमें उसको लेकर क्या कहा जाए। यही है, आज राजनीति गरमाई लेकिन नीट की याद नहीं आई। पूरा मसला नीट पे चल रहा था, तो राहुल गांधी जी ने राजनीति पूरी गरमाई लेकिन नीट की याद नहीं आई। तो भाई साहब, आपकी क्या है कमाई? ये सवाल तो पूछा जाएगा। आज इसी पे दो टूक चर्चा होगी। इससे पहले आगे बढ़े, जरा देख लीजिए संसद में क्या कुछ हुआ। Then I said, what about student है? और फिर ये माननीय सदस्य अपने आप को भी इडियट समझे तो वो नहीं कह सकता। स्टूडेंट है और फिर ये, तो मैंने उससे पूछा, एक बात बताओ, ये तीसरी कैटेगरी कहा जाती है? उसने कहा कौन सी तीसरी कैटेगरी? मैंने कहा स्टूडेंट का नाम से इन्होंने जो शब्द यूज किया है वो अनपार्लियामेंट्री वर्ड है, और जो अनपार्लियामेंट्री वर्ड है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और उसको हटा देना चाहिए। Sir, the Home Minister authorized the shooting of our students, sir. He put pellets into the blood of our students. सबसे पहली बुनियादी बात कि कहीं भी गोली चलाने का आदेश कोई मंत्री नहीं देता, वो मैजिस्ट्रेट देता है, एसडीएम देता है, डीएम देता है। इसका अर्थ ये हुआ कि उन्हें सार्वजनिक जीवन का भी अनुभव में अभाव है। गंभीर आरोप लगाया सरकार पे, तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि किसके ऑर्डर पे पुलिस ने बच्चों पर, छात्रों पर, युवाओं पर इस तरह का व्यवहार किया है। झूठ का पुलिंदा, देश को भ्रमित करने की कोशिश, सदन के अंदर हंगामा खड़ा करने का प्रयास, क्योंकि आप झूठ, अमर्यादित शब्द, इन सब का प्रयोग करोगे तो सत्यापन के लिए आपको बोला जाएगा, अमर्यादित शब्द हटाए जाएंगे। तो आज वही हुआ है। राहुल गांधी जी के पास कोई तथ्य नहीं थे। जो सदस्य के पक्ष में आ गए, जो सदस्य में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष हुआ, ट्रस्टी स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ। तो चलिए आज की चर्चा, आज की डिबेट को शुरू करते हैं। राजनीति गरमाई, नीट की याद नहीं आई, संसद में इतनी बड़ी चर्चा चल रही है, लेकिन आखिरकार इस चर्चा में विपक्ष के नेता ने क्या कंट्रीब्यूट किया और विपक्ष ने क्या कंट्रीब्यूट किया? क्या ये जो नया कानून बनने जा रहा है, क्या ये पेपर लीक को रोक पाएगा? स्टूडेंट्स को इससे लाभ होगा? ये तमाम सवाल हमारे सामने और इस पर चर्चा करेंगे। 4 मेहमान मेरे साथ आज जुड़े हुए हैं। परिचय करवा देता हूँ। शहजाद पूनावाला जी जुड़ चुके हैं मेरे साथ, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं शहजाद पूनावाला जी। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव जी जुड़े हैं। विवेक श्रीवास्तव जी राजनीतिक विश्लेषक और लेफ्ट के नेता हैं। कॉकरोच पार्टी। वो बताएंगे किस पार्टी से। लेकिन मेरे साथ अभिषेक तिवारी जी भी जुड़े हुए हैं। अभिषेक तिवारी जी जो हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। और स्टूडियो में मेरे साथ अनुपम सिंह जुड़े हुए हैं, पत्रकार हैं, यंग पत्रकार हैं। क्योंकि आज बात कांग्रेस पर हो रही है, लेकिन आज कांग्रेस का कोई नेता नहीं है, लेकिन विवेक श्रीवास्तव जी रोज सुबह नाश्ते में 4 कांग्रेस के नेताओं को खा जाते हैं, तो इसलिए किसी की जरूरत नहीं है। हालांकि शहजाद पूनावाला बता रहे हैं कि अभी उन्होंने वो कांग्रेस पार्टी में चले गए हैं। विवेक जी का जो सीपीआईएम है वो कम्युनिस्ट, कांग्रेस और कॉकरोच तीनों सी तीनों सी का है। और चौथा सी मैं बोलना नहीं चाहता, वो सी मतलब नहीं, सीयू। हम डिबेट पर आते हैं। सीयू, अब सीयू एक दूसरे को देखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 1.5 मिनट शहजाद जी और विवेक जी,
आप दोनों को 1.5 मिनट देता हूं और उसके साथ इस चर्चा को शुरू करता हूं। विवेक श्रीवास्तव जी, मेरा सवाल यही है, आप तो राहुल गांधी जी को डिफेंड करते हैं, उनके आप एक तरह से बहुत प्रशंसक भी हैं। सवाल यह 50 मिनट के भाषण में नीट की चर्चा नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप बोल देते हैं कि इससे कुछ होगा नहीं इस कानून से। तो भाई आपने 50 मिनट के भाषण में इस कानून को बेहतर बनाने के लिए क्या सुझाव दिए, जरा देश को बताइए। आवाज दीजिए विवेक जी की आवाज दीजिए, 1 मिनट विवेक जी की आवाज दीजिए, उनका टाइमर फिर से शुरू कीजिएगा। विवेक जी अनम्यूट कीजिए विवेक जी अनम्यूट कीजिए ओके विवेक जी का टाइम शुरू कीजिए। ये भी साजिश आपने करवाई? नहीं, मैंने नहीं करा कुछ भी। विवेक जी नहीं, देखिए, हम तो शुरू से कह रहे हैं, जब से इन्होंने बिल का ड्राफ्ट हम लोगों को दिया और डिस्कशन उसके ऊपर शुरू किया था, कि बहुत सारी चीजें हैं वो कॉस्मेटिक हैं। ठीक है, आप एक बिल ला रहे हैं, कुछ इंप्रूवमेंट आप कोशिश करना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारी बातें हैं, जैसे पहले आपने फाइन लगाया था 1 करोड़ रुपया। अब इस तरह की धांधली जब होती है और अगर कोई एक व्यक्ति करता है उसको, तो 1 करोड़ रुपया उसके लिए बहुत मामूली रकम है। ये इससे कहीं ज्यादा करोड़ों का एक स्कैम है। अब आपने उसको बढ़ा दिया, आपने उसको 10 करोड़ किया, इसलिए बहुत सारी चीजें कोशिश करी गई है, कोई नहीं कह रहा इस चीज को, ये किसी ने नहीं कहा कि आप जो है, बट हाउएवर वी स्टिल फील दैट लॉट्स मोर नीड्स टू बी डन, और ये एडिक्वेट नहीं है बिल, ये हमारा एक मानना है। और कहीं ना कहीं आपको कुछ बदलाव, जिस तरीके से आपने रेजिस्ट करा मिनिस्टर के इस्तीफे को लेकर के, जो नए मंत्री को आप लेकर के आए, उनकी काबिलियत, वो भी आई डू नॉट नो उनका एजुकेशन में क्या बैकग्राउंड है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या कंट्रीब्यूशन वो देंगे हमको, नोबडी नो। सिर्फ ये क्राइटेरिया कि आप आरएसएस के हैं तो आपको उठा के कोई भी मंत्रालय दे दिया जाएगा, ये तो मैं बिल्किस बानो वाले एपिसोड पे तो जाना ही नहीं चाहता। फॉरगेट अबाउट दैट पार्ट, आई एम कीपिंग इट ऑन द साइड, क्योंकि उसके ऊपर तो प्रियंका जी ने कल बोला था, लेकिन संसद के अंदर बहुत घमासान हो गया। साहब लोगों ने बोला हमारे को सबूत दो, एंड यू गिव अस द प्रूफ एंड दिस एंड दैट एंड ऑल। तो आई एम नॉट गोइंग ऑन दैट। मैं तो सिंपली ये कह रहा हूं, इज मिस्टर प्रहलाद जोशी क्वालिफाइड टू बिकम द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ अ ग्रेट कंट्री लाइक इंडिया राइट नाउ? वो बहुत अच्छे व्यक्ति हो सकता है उनमें बहुत सी कुछ अन्य काबिलियतें हो, परंतु क्या एजुकेशन मिनिस्टर बनने की काबिलियत आपको एजुकेशन मिनिस्टर में दिखती है? हमको नहीं दिख रही है सर, वेरी क्लियरली। और ये बात हम सब ने उठाई इस चीज को। दिल्ली पुलिस ने जिस तरीके से स्टूडेंट्स पे एक्शन लिया, राहुल गांधी ने उस इशू को उठाया, ऑनरेबल होम मिनिस्टर को कहा कि भाई, या तो अगर आप ये कह रहे हैं कि आपका इस पूरी वायलेंस में छर्रे वाली बंदूक चलवाने में या AK-47 में कोई हाथ नहीं है, लेकिन दिल्ली पुलिस तो आपको रिपोर्ट करती है। अगर कमिश्नर गलत था तो कमिश्नर को सस्पेंड करिए। ओके, आपके शुरुआती 1.5 मिनट हुए, थोड़ा उससे ज्यादा भी समय, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं आऊंगा आपके पास कुछ सवाल लेकर। आपने कहा कि भाई सरकार ने कोशिश की है, अब आपको प्रहलाद जोशी जी पर भी आपत्ति है, अमित शाह पर भी आपत्ति है, तो मतलब आपत्तियां इसी तरह से चलती रहेंगी तो फिर नीट पे कब बात होगी? अगर आपत्ति राजनीतिक है या नीट पर है, इस पर चर्चा है ना। मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूं कि भाई आपत्तियां इतनी सारी हैं, लेकिन कानून बना, और कानून को लेकर के आपके सुझाव क्या हैं बताएं देश को। सबसे बड़ी बात यह है, लेकिन वो नहीं है। शहजाद पूनावाला, रिस्पॉन्ड कीजिए, 1.5 मिनट। देखिए, आज राहुल जी ने बताया कि 3 तरीके के भारतीय होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, इडियट होते हैं और अंधभक्त होते हैं। परंतु मेरे हिसाब से नेता 3 टाइप के होते हैं, सेल्फ मेड नेता नरेंद्र मोदी जैसे, चमचे और डायनेस्ट। और राहुल गांधी किस श्रेणी में सबको पता है। आपने बोला कंट्रीब्यूशन क्या था, आज उनका कंट्रीब्यूशन मैं बताता हूँ। इंडियंस को राक्षस बोलना, इंडियंस को अफ्रीकन बोलना, इंडियंस को अंधभक्त बोल देना, इंडियंस को गाली देना, जनता को गाली देना, ये फोमो और MIA की वजह से हो रहा है। मिसिंग इन एक्शन थे 20-21 दिन, और अब फोमो हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन ऑफ मिसिंग आउट। तो भाई किसी प्रकार से क्रेडिट लेने की होड़ में अब जनता को ही गाली देने पे उतारू हो गए। पहले तो लाठी मारेंगे PM को, ये सब बोलते थे। अब दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि बहन भी किस प्रकार से फैक्ट से प्यार करती है। देखिए, पिछले दशक में 152 पेपर लीक हुए, 750 करोड़ छात्र प्रभावित हुए, 750 करोड़ छात्र प्रभावित हुए। DD न्यूज को खबर है 750 करोड़ छात्र है। कहाँ के इसमें, कहाँ इसमें इटली के स्टूडेंट भी थे क्या? मुझे वो पता नहीं, रोहिंग्याओं को भी जोड़ दिया इन्होंने, पता नहीं क्या है। अब बोलते हैं कि HM ने शॉट फायर करवाया, शॉट फायर ही नहीं हुए दिल्ली में। फिर बोलते हैं कि HM ने करवाया। भाई HM करा ही नहीं सकते, DM करवाने की पावर रखता है। HM थोड़ी वहाँ पे, जैसे कि क्रिकेट में कौन मैच खेलता है वो BCCI का प्रेसिडेंट थोड़ी तय करता है कि 4 मारना है, 6 मारना है, डॉट बॉल खेलना है। उसके बाद मैं बताना चाहता हूँ कि उन्होंने बोला HM के 30 गाड़ियों के कॉन्वॉय है। हम तो HM को रोज देखते हैं भाई, 2 गाड़ी के आगे तीसरी गाड़ी नहीं होती। तो ये इस प्रकार से झूठ बोलना, और क्यों 10-15 सेकंड और, क्योंकि विवेक जी ने भी लिए, क्योंकि अगर आज वो चर्चा करते तो उनको पूछा जाता भाई एजुकेशन मिनिस्टर कर्नाटका का इस्तीफा कहाँ है,
एजुकेशन मिनिस्टर केरलम का इस्तीफा कहाँ है? और अभी आम आदमी पार्टी के नेता है वो बोलेंगे पंजाब में तो एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, ये सुनिए कि किस प्रकार से खुद भगवंत मान मान रहे कि पंजाब में पेपर लीक हुआ। पंजाब में कल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, टेट का, कल उस पेपर में गड़बड़ी हुई, आगे भी सुनिए, लापरवाही पाई गई, पेपर तो कैंसिल कर ही दिया। अब सुनिए, आज हमने पेपर सेटिंग करने वाले यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सारे गिरफ्तार कर लिए। अब सुनिए, सॉरी मैं एक सेकंड, ऐसी सजा मिलेगी दोबारा जिंदगी में कोई पेपर लीक करने की हिम्मत नहीं करेगा। खुद भगवंत मान और नशे में नहीं थे इस समय पे, वो मान रहे पेपर लीक है, पर अब आम आदमी पार्टी से पूछना कि एजुकेशन मिनिस्टर को कब हटाएंगे, बोले पेपर लीक नहीं वो मैं पूछूंगा, आम आदमी पार्टी भी रिबटल करेगी क्योंकि जरूरी है। आपने केरल कर्नाटक की बात करी तो आज तो कांग्रेस ने संसद के अंदर जो है पंजाब पेपर लीक का मुद्दा उठा दिया और पंजाब के जो है शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा, तो वो उस पर भी मैं अभिषेक जी से रिबटल लूंगा। लेकिन मैं फिर से विवेक जी आपसे ही जानना चाह रहा हूँ, देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात यह है, मैं फिर से कह रहा हूँ, पेपर लीक अगर हो रहा है, स्टूडेंट्स बच्चे हम सबके हैं, हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है उनको एक बेहतर सिस्टम दे। तो जब बेहतर सिस्टम देने के लिए संसद में चर्चा हो रही है, जब उसके ऊपर एक कानून बनाया जा रहा है, आप कह रहे हैं कोशिश चल रही है, ठीक है, अच्छी सरकार ने कोशिश करी है इसको वो करने, अगर आपको ये कोशिश नाकामी लगती है तो क्या विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं थी, क्या ये विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है कि इस कोशिश को कैसे और स्ट्रांग बनाया जा सकता है, उसके ऊपर कम से कम 2, 3, 4, 5 जो है ठोस सुझाव देती, जो मुझे तो सुनाई नहीं दिया कि विपक्ष ने कहीं पर भी ऐसा किया। देखिए ये एक प्रशासनिक सब्जेक्ट है, टू बी वेरी क्लियर। आप बिल बेशक ले आए, उसमें बिल में आप पनिशमेंट के क्लॉजेस ले आए कुछ टू डेटर द गिल्टी फ्रॉम डूइंग समथिंग रॉन्ग, दैट इज वन थिंग, लेकिन एक्चुअली ये एक मैनेजमेंट का इशू है, एडमिनिस्ट्रेशन का इशू है, कंडक्टिंग द एग्जामिनेशन, इतना बड़ा देश, इतने सारे सेंटर्स, ये कॉम्प्लिकेटेड एक्सपर्टीज का इशू है, चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस हो और चाहे बीजेपी हो, एक चैलेंज है, मैं तो आपको देखिए साफ कह रहा हूं। लेकिन आपको इस देश के अंदर जब गरीब घरों के बच्चे पेपर देते हैं और कोई भी गड़बड़ हो, चाहे पंजाब वाली गड़बड़ हो या कर्नाटका की गड़बड़ हो या देश में नीट की गड़बड़ हो, अकाउंटेबिलिटी हैज टू बी फिक्स्ड। दिस गवर्नमेंट इज नॉट अकाउंटेबल, डजंट वांट टू टेक अकाउंटेबिलिटी। वो कहते हैं साहब बीजेपी की सरकार है, यहां मंत्री यहां इस्तीफे नहीं हुआ करते, इस तरह के आप एरोगेंट स्टेटमेंट्स देते हैं आप। कंगना रनावत आ जाती है एंड शी इज कंपेयरिंग द गर्ल्स जो कि प्रोटेस्ट में थी, वो कह रही है साहब ये सब गटर हैं, ये गटर शब्द का प्रयोग उन्होंने करा। ये सब चीजें अनसंवेदनशील हैं, आपको ये मानना पड़ेगा। वहां युवा थे, स्कूल के बच्चे थे, कॉलेज के बच्चे थे। अब मैं भारतीय संस्कृति और सभ्यता पर डिबेट करना नहीं चाहता, उनकी अपनी एक भाषा है, गाली गलौज है, वो चलता है, इट इज दैट जनरेशन ना। अगर आप मॉरल पुलिसिंग करके बैठ जाएंगे साहब कि लड़कियों ने गाली दी, लड़कियों ने विवेक जी मेरा आपने खुद का वो विषय नहीं है, उस विषय पे जाएंगे ना तो वो मेरा भी बड़ा प्रिय विषय है, मैं भी उस पर आधे घंटे फिर बोलूंगा और ठीक नहीं है, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है हम लोग अगर इसी राजनीति में, मैं फिर से पूछ रहा हूं, मैं बार बार यही पूछ रहा हूं कि भाई आप कह रहे हैं ये एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है, आप कह रहे हैं सरकार जो है उसको लेकर अकाउंटेबल, भाई आपने तो विपक्ष ने अकाउंटेबल बना दिया ना। अब फिर से मेरा सवाल वही है कि भाई नेता प्रतिपक्ष ने या फिर प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने, उनको गोमूत्र याद आ रहा था, इनको इडियट याद आ रहे हैं, इनको जो अंधभक्त याद आ रहे हैं। भाई एजुकेशन कहां है इसमें, नीट कहां है इसमें एनटीए कहां है, इसमें बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए इसमें सुझाव कहां है? हाँ जी बिल्कुल। देखिए 90 के दशक के अंदर जब देश के ऊपर एक आर्थिक संकट था, एक एक्सपर्ट जिसका नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह था, उसको लेकर के आए पीवी नरसिम्हा राव और बोला साहब आप कुछ करिए। हम लोग उनकी आर्थिक नीतियों के खिलाफ थे, फिर भी वो अपने फील्ड में एक एक्सपर्ट थे। आधार कार्ड बनाने के लिए नंदन नीलकेनी को लेकर के आए, उसको यूनियन मिनिस्टर का, बोला आधार कार्ड सारे बना करके दो, एक यूनिक आईडी होगा। आज बीजेपी की सरकार ने भी नंदन नीलकेनी की सर्विसेज को हायर किया है। प्रॉब्लम है जब तक आप अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स को मंत्रालय नहीं देंगे जिनकी वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्टीज है, इन बिल से फायदा नहीं होगा। अच्छा, यू हैव मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं, मतलब नंदन नीलकेनी से भी फायदा नहीं होगा और बिल से भी कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, तो आप एजुकेशन फायदा सिर्फ तब होगा जब आप एक ऐसे एजुकेशन मिनिस्टर को बना देंगे जो आपकी मनपसंद के हैं। फायदा सिर्फ तब होगा जब आप एक ऐसे व्यक्ति को गृह मंत्री बना देंगे जो आपको अच्छा लगता है। फायदा सिर्फ तब होगा जब आप एक ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना देंगे जो अच्छा लगता है। तो कुल मिलाकर ये सिस्टम की तो बात ही नहीं हो रही। ये तो बात मेरी पसंद की हो रही है, मेरी मर्जी नहीं, मेरी मर्जी नहीं है सर। आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आप मुझे बताइए, शिक्षित हैं
आपके बच्चे स्कूल कॉलेजेस में पढ़ने जाते हैं, डू यू फील द प्रोफेसर्स एंड द टीचर्स शुड हैव सम मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ एजुकेशन और नॉट? देखिए, मैं अगर एक शिक्षा मंत्री है तो शिक्षा मंत्री के अंदर शिक्षा मंत्री की क्वालिटीज और एक्सपीरियंस होना चाहिए, फाइनेंस मिनिस्टर में वो होना चाहिए। अच्छा, एक मिनट शहजाद जी, एक मिनट शहजाद जी रिबटल करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूं। सर शहजाद जी, एक मिनट, भारत के पहले शिक्षा मंत्री की एजुकेशन क्या थी, बैकग्राउंड? बट ही डिड अ स्प्लेंडेड जॉब, ही हैड दैट एक्सपीरियंस। क्या डॉक्टर मौलाना आजाद, आप क्या उनकी एजुकेशन थी? पहले दो शिक्षा मंत्रियों की एजुकेशन बताइए। भारत के आजादी के बाद भारत के पहले दो शिक्षा मंत्रियों की एजुकेशन क्या थी? सबसे पहली एजुकेशन, दे अंडरस्टूड इंडिया। बस हो गया, डिग्री निकल गई ना। अंडरस्टूड इंडिया, वो देश को समझते थे। अभी आप कह रहे थे सर, एक मिनट सर, अब विवेक जी सुनिए, शहजाद जी का वक्त है, मैं ज्यादा इस पे खींचना नहीं चाहता, लेकिन सुनिए, मुझे दुर्भाग्य की बात यही है, अभी आप कह रहे थे कि एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो उसकी एजुकेशन पर, और जैसी मैंने भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर जो मदरसा में पढ़े थे उनकी शिक्षा की पूछ ली, तो आप कह रहे हो भारत को बेहतर समझता है। सर इतनी आप भी राहुल गांधी को फॉलो करते हैं, मैं मानता हूं, लेकिन इतना गोल पोस्ट मत चेंज किया करिए। शहजाद जी रिस्पॉन्ड कीजिए। रुकिए सर, एक मिनट, शहजाद की बारी है, फिर मैं आता हूं। देखिए, जब मैंने स्टार्टिंग में कहा कि एक चौथा सी भी लगता है विवेक के सामने, वो सी फॉर कॉन्ट्रडिक्शन है। अब सी फॉर कॉन्ट्रडिक्शन में बता रहा हूं कि विवेक जी रोज शर्ट निकाल के डिबेट में बैठते थे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लो तभी अकाउंटेबिलिटी सेट होगी। अब बोल रही है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजमेंट फेलियर, एक्सपर्टीज फेलियर, फलाना फेलियर है। जब मैंने बोला कि कर्नाटका के और हिमाचल के एजुकेशन मिनिस्टर का, तेलंगाना के एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांगो, तो अब वो एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर बन गया, सडनली चेंज हो गया। अच्छा, ये प्रोटेस्टर्स के लिए बड़े नाच रहे थे कि भाई प्रोटेस्टर पे केस हो गया, केरलम में और कर्नाटका में शांति प्रिय प्रोटेस्टर पे इन्होंने केस ठोक दिए 5-5 हजार। और ये मैं नहीं कह रहा, विवेक जी की जहां पहले आस्था है, सबसे पहला वाला सी जो उनका निकलता है कम्युनिस्ट, उनके नेता पिनरई विजयन ने बोला है। तो अब बताइए कि ये भी सी फॉर कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। तीसरा सी ये है कि अब जो विवेक श्रीवास्तव है, उन्होंने बोला कि एजुकेशन मिनिस्टर का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। केरलम का एजुकेशन मिनिस्टर पता है कौन है? मुस्लिम लीग का नेता शमशुद्दीन। अच्छा, वो बड़ा क्वालिफाइड है क्योंकि ही अंडरस्टैंड्स इंडिया। अच्छा, और चौथा मैं अब विवेक जी से रूबरू होना चाहता हूँ। विवेक जी, ये जम्मू कश्मीर में एसएसबी पेपर लीक, हिमाचल पेपर लीक, झारखंड पेपर लीक, तेलंगाना पेपर लीक, तमिलनाडु पेपर लीक, पंजाब पेपर लीक, और क्योंकि पंजाब के प्रतिनिधि भी बैठे हैं, क्या इनके इस्तीफे होने चाहिए? सी से क्लैरिटी के साथ बोलिए, सी से कवर अप मत कीजिए। देखो बड़ा सी काम आ रहा है। मैं बिल्कुल साफ बोलता हूं, 2 टूक पर बैठा हूं, 2 टूक बात करूंगा आपसे। देखिए, स्कैम्स हैव बीन अ पार्ट ऑफ दिस नेशन, बड़ी क्लियरली। गलतियां इस देश में हुई है, चीटिंग इस देश में हुई है, चोरी इस देश के अंदर हुई है, लेकिन एक फर्क ये होता है, परसिस्टेंट फेलियर ऑफ 152। अरे पंजाब में 4-4, 6-6 पेपर लीक। मैं कह रहा हूं ना आपको, परसिस्टेंट फेलियर ऑफ 152 पेपर लीक्स। विल यू कंपेयर इट विद द लीक इन हिमाचल और विद द लीक इन जम्मू एंड कश्मीर? पंजाब में कितने पेपर लीक हुए? और दूसरा पंजाब में कितने पेपर लीक हुए? कांग्रेस मांग रही इस्तीफा। हाँ, मैं मांग रहा हूं, मैं सुनिए मेरी बात तो एक बार बोल दो ना, वो अभिषेक तिवारी बैठ के बोल दो। आप पब्लिक सड़क पे उतर रही है, पब्लिक मांग रही है, पब्लिक फील्स। अरे पब्लिक को तो लाठी मार रही है पंजाब की सरकार। सर एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए सर, एक मिनट रुकिए। देखिए ऐसा है, मैं फिर से कह रहा हूं, हम वही कर रहे हैं जो हम हमेशा करते रहे। क्या कि तुम्हारे राज्य में इतने हुए, इसके राज्य में इतने, उसके राज्य में इतने हुए। मैं तो कह रहा हूं ना भाई, सभी मान रहे हैं सिस्टम की गड़बड़ियां हैं। अब सिस्टम को सही करना है तो सिस्टम को बेहतर बनाना पड़ेगा। मेरा फिर से सवाल वही है, इस सिस्टम को बेहतर बनाने में क्या विपक्ष का कोई रोल नहीं है? क्या विपक्ष की कोई भूमिका नहीं है? क्या संसद में विपक्ष के पास कहने के लिए कुछ नहीं है? अरे भाई, देश में ऐसे नहीं चलता ना। आप विपक्ष में हैं, आपको अल्टरनेट देना है। आप दिन भर गाली देते रहेंगे। आप हो क्या रहा है चुनाव में? हो क्या रहा है चुनाव में? ये हो रहा है कि आप हर चुनाव में जाते हैं, राहुल गांधी मोदी को गालियां देना शुरू कर देते हैं, लेकिन आप अल्टरनेट नहीं बताते। और जो अल्टरनेट देते हैं वो जनता को लगता है अरे यार, ये अल्टरनेट से तो बढ़िया मोदी जी हैं।
और मोदी जी को लोग वोट देते। तो ये दिक्कत है। तो सवाल ये है कि आपने ऑल्टरनेट क्या दिया देश को? आप एक ऑल्टरनेट देते, आप कहते, और अगर यहां नहीं देना था, संसद में नहीं बताना था, तो भाई हिमाचल प्रदेश में आपकी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में एक मॉडल बना देती, जम्मू कश्मीर में एक मॉडल बना देती, जो है केरल में एक मॉडल बना देती, कर्नाटक में एक मॉडल बना देती, और कहती देश से कि देखो हमने ये सिस्टम बनाया है, इसको सेंटर फॉलो करे। उसी तरह से आम आदमी पार्टी पंजाब में एक मॉडल बना देती, कहती थी कि भाई ये हमने ये मॉडल बनाया इसको। लेकिन आज तो फिर राहुल गांधी ने साफ कह दिया। सर, एक मिनट, क्या Hand over the ministry to the opposition. हाँ, ऐसा सुनो सुनो सुनो, उससे उसी पे बोलता हूँ विवेक जी, उसी पे बोलता हूँ। जो अभी नहीं है अशोक, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और बहुत सारे examples हैं कि वो तब हैंड ओवर द मिनिस्ट्री तो ये है, ऐसा है, सुनिए सुधार देंगे। विवेक जी सुनिए, हैंड ओवर की जहां बात है, तो आप ये कह रहे हैं कि पंजाब की मिनिस्ट्री फिर किसको हैंड ओवर कर दे? सोनम वांगचुक को। अच्छा, दूसरी बात सुन लीजिए ना, सुन तो लीजिए पूरी बात सुन लीजिए। जो अशोक जी कह रहे हैं ना, ये उसका उदाहरण मैं एक दे सकता हूँ। राजस्थान में 20 पेपर लीक हुए, आज भजन लाल की सरकार है, एक पेपर लीक नहीं हो रहा आपके सामने। नहीं, मुझे हैरानी है, एक मिनट सर, मुझे अभिषेक जी के पास जाना है, एक मिनट। मुझे हैरानी देखिए किस बात पर है, सारा झगड़ा ही मिनिस्ट्री का है भाई। ये पेपर लीक और नीट से कोई मतलब नहीं है किसी को। जो विवेक जी ने कहा ना, अब देश को उसका समझना चाहिए, इसका निहितार्थ समझना चाहिए। ये पूरी लड़ाई, ये पूरा झगड़ा जो है, ये छात्रों का कुछ नहीं है, ये नीट का कुछ नहीं है, ये पेपर लीक का कुछ नहीं है। सारा झगड़ा मिनिस्ट्री का है कि भाई मिनिस्ट्री हमारे अंडर में होनी चाहिए। जो विवेक जी ने कह दिया कि भाई मिनिस्ट्री हमको दे दो, तब ठीक हो जाएगा। अरे मिनिस्ट्री तो आप लोग चला रहे थे भाई, अब तक चला रहे थे, क्या दे दिया आपने? मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कितने, क्योंकि मैं इतिहास में जाना ही नहीं चाहता, मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन ये का कहना कि मिनिस्ट्री हमको दे दो, तो इसका मतलब आपको मिनिस्ट्री चाहिए, आपको सॉल्यूशन नहीं चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि देश का विपक्ष सिर्फ और सिर्फ अब राजनीति कर रहा है। एक बहुत बढ़िया मौका जो है राहुल गांधी ने आज गंवा दिया है। लेकिन अभिषेक तिवारी, राहुल गांधी ने तो आज संसद में कोई सुझाव नहीं दिया, मुझे तो नहीं लगता कि उन्होंने कोई सुझाव दिया हो। पर संसद के बाहर कांग्रेस के लोग जो है नारे लगा रहे थे, कह रहे थे पंजाब में जो है पेपर लीक हो रहा है, पंजाब में सारी गड़बड़ हो रही है। तो आपने संसद में तो कोई सुझाव नहीं दिया, क्या पंजाब सरकार को कोई सुझाव कांग्रेस ने दिया कि भाई इस तरह की बेहतर व्यवस्था बना लीजिए? अशोक जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं बस इतना ही कहूंगा कि मैं लगभग 30 मिनट का समय जा चुका है। मैं पंजाब पे भी जवाब दूंगा, आज जो पार्लियामेंट में है उस पे भी जवाब दूंगा, और भारतीय जनता पार्टी का बखिया भी उधेड़ूंगा। और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पे बैठ करके झूठ बोल रहे हैं, इनके झूठ का पर्दाफाश भी करूंगा। आज देश के सबसे गंभीर मुद्दे पे पार्लियामेंट में चर्चा हो रही थी, और इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता है, देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री दोनों ही पार्लियामेंट पे नदारद थे, उस चर्चा में भाग नहीं लिए। इससे यह पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी एजुकेशन के मुद्दे को किस प्रायोरिटी पे रखती है, किस पायदान पे रखती है, इस चीज पे अंदाजा लगाया जा सकता है। और जब से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी बिलबिलाई हुई है, बिखरी हुई है, उनसे समझ नहीं आ रहा किया क्या जाए। यही कारण है कि हमारे युवाओं को, हमारे छात्रों को, हमारे जेएनजी को, इनके एमपी से लेकर के मिनिस्टर तक कोई आतंकवादी कह रहा है, कोई उग्रवादी कह रहा है, कोई गटर कह रहा है। इस तरीके से ये भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, और ये देश की जनता और देश के युवा बेहतर समझ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किस कदर पे आकर के, कितनी निचली स्तर पे आकर के हमारे युवाओं को गाली देने का कार्य कर रही है। हमें गर्व है अपने बच्चों पे, हमें गर्व है अपने युवाओं पे, हमें गर्व है अपने जेएनजी पे, हमें गर्व है अपने छात्रों पे कि जंतर मंतर पे डटे रहे, टिके रहे, संघर्ष करते रहे, और खूंटा गाड़ के बैठ गए तब तक बैठे रहे जब तक अहंकारी सरकार, जब तक तानाशाही सरकार घुटने नहीं टेक दी, जब तक उनसे झुकी नहीं, जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं ले लिया गया, वहां पे उठे नहीं। ये नरेंद्र मोदी नहीं है कि अमेरिका और ट्रंप के सामने घुटने टेक देंगे। ये देश के युवा है, देश के जेएनजी हैं, जब तक अपनी मांग पूरा नहीं कर लेते तब तक उठने वाले नहीं है। ये जवाबदेही भी तय करना जानते हैं, अकाउंटेबिलिटी भी तय करवाना जानते हैं, और सबक भी सिखाना जानते हैं। अब बात आती है पंजाब की। यहां पे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठ करके पंजाब के बारे में झूठी बूठी अफवाह फैला रहे हैं। मतलब वो भगवंत मान झूठ बोल रहे थे क्या? अरे मैं वीडियो भगवंत मान का दिखा देता हूं। भगवंत मान झूठ बोल रहे थे ये चिट्टा खा करके आए हैं यार। मतलब आप अपने मुख्यमंत्री को तो ऐसे मत बोलिए अभिषेक जी। मेरे पास वीडियो है,
अभिषेक अरे जी अपने झूठा मुख्यमंत्री वीडियो को वो सबको अशोक मालूम है जी, वो झूठा कॉमेडियन वीडियो थे, है। लेकिन अगर टेलीविजन झूठा डिबेट में वीडियो बैठकर है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अपने मुख्यमंत्री को कॉमेडी करेंगे कि वो अशोक तो जी, ऐसे ही बोलते रहते भाजपा के हैं, उनकी एजेंडे बात में को मत काटोगे आइए। तो अच्छा संदेश नहीं जाएगा। अशोक जी, भाजपा के एजेंडे में आप मत फंसिए, ये भाजपा ही है। अरे ये भैया गंजे मैंने को उसका भी कंघी बेच उनका देते हैं। अरे भाई भगवंत मान ये थोड़ी वीडियो बात सुनिए। है, मैं सुनिए ना। अनुरोध अरे करता हूं। अरे भाई अभिषेक जी बात सुनिए ना, पंजाब को लेकर के मुझे ध्यान नहीं कि शहजाद जी ने एक भी शब्द बोला, उन्होंने तो सीधा सीधा भगवंत मान का बयान सुनवाया। ये तो वीडियो अब सुनिए। वो भगवंत मान का बयान ये भी हम मान ले, वीडियो सुनिए। भगवंत मान भी भाजपा ही है क्या? अशोक जी, भाजपा की वकालत शहजाद जी को करने दीजिए। अरे वीडियो भाई सुन मैं लीजिए। तो भगवंत मान की वकालत कर रहा हूं, अरे जिनकी ये बात को आप वीडियो- काट रहे हैं। जरा ये भगवंत मान एक बार फिर का सुना वीडियो है। दीजिए। भगवंत भगवंत मान का फिर वीडियो से है। सुना, वो भगवंत मान की बात कर रहे हैं, आप भाजपा मैं की बात कर रहे भगवंत मान की हैं। बात जरा कर रहा हूं। भगवंत मान फिर ये भी सुनाइए। भगवंत मान की बात है, भगवंत मान की बात वीडियो सुनिए। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सुनिए। टेट का कल उस पेपर में गड़बड़ी हुई, पंजाब में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। पाई गई। हमारे पास एक चीटिंग का मामला आया था। सुन तो लीजिए। पिछले दिनों फार्मेसी का एक एग्जाम था, 11 बजे एग्जाम शुरू हुआ, 11:15 तक हमें पता वीडियो चला सुन लीजिए। कि कोई ब्लूटूथ वाले पेन से ना स्कैनिंग करके कोई बच्चा बाहर से अपने मैं बताइए चुनौती अब देता हूं आप भी भारतीय सुनिए जनता ना, एक पार्टी मिनट के वक्ता को। अभिषेक जी एक मिनट मेरा बात सुनिए। आप भी वही बयान सुनवा रहे हैं भगवंत, इसमें बीजेपी आम आदमी पार्टी छोड़ दीजिए ना, आप भी वही बयान सुना रहे हैं भगवंत मान का, ये भी भगवंत मान का बयान। भगवंत मान खुद कह रहे हैं पेपर लीक आगे से नहीं होगा पंजाब में, तो मैं किसकी बात मानूं भाई? मेरे पास पंजाब के जेनजी का भी बयान है, वो भी सुना दूं? फर्जी वीडियो है, फर्जी वीडियो है। मैं भारतीय जनता, ये फर्जी वीडियो है जो भगवंत मान की दिखा रहे हैं शहजाद जी। ये फर्जी आप वीडियो सुनिए। है। एक काम फर्जी करते वीडियो, हैं, मैं सुनिए, 2-4 मैं वीडियो एक चुनौती भाजपा की देता दिखा हूं। मैं तो प्रवक्ता चुनौती साहब, देता हूं। अरे तिवारी जी, लीजिए। तिवारी जी एक धैर्य चुनौती रखो। स्वीकारिए। शहजाद जी धैर्य रखिए, तिवारी चुनौती जी स्वीकार करिए। स्वीकार कर दीजिए, कबूल कर दीजिए, हमारा एक चुनौती कबूल कीजिए। अगर मैंने जो भगवंत मान की वीडियो दिखाई है वो फेक है, मैं राजनीति से संन्यास लूंगा, वरना केजरीवाल लेंगे। चलिए बिल्कुल बिल्कुल केजरीवाल संन्यास लेंगे, केजरीवाल संन्यास लेंगे। मैं तो बोल रहा हूं, कर दो अभी अशोक जी बताइए, फैक्ट चेक करवाइए। बोले इस वीडियो का फैक्ट चेक करवा लें। एक मिनट अभिषेक जी, आराम से बात कर लेते, मुझे ब्रेक भी देना है। एक मिनट अभिषेक जी इस वीडियो का एक मिनट अभिषेक जी मेरे सवाल ले लीजिए, फिर आप बोलिए, फिर आप ही बोलेंगे। एक मिनट उसके बाद 30 सेकंड आपको दूंगा मैं, मेरा सवाल एक मिनट दीजिएगा, एक मिनट। अरे एक मिनट दे दूंगा, उसके बाद ब्रेक लेके फिर आऊंगा। क्या ये भगवंत मान का वीडियो नहीं है? क्या भगवंत मान का वीडियो फेक है? वो कह रहे हैं कि अगर फेक होगा तो मैं सजा बिल्कुल नहीं तो फेक वीडियो। केजरीवाल अब मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। मैं बड़े ही विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं, शहजाद पूनावाला की इतनी हैसियत नहीं है कि अरविंद केजरीवाल तक जाए, मेरे से मुकाबला करे। मैं संन्यास लेने के लिए तैयार हूं अगर ये फेक वीडियो नहीं हुई तो। दूसरी बात, ये पंजाब की बात कर रहे हैं जहां पे एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, मैं बता रहा हूं। हाँ। मैं भारतीय जनता पार्टी के राज्यों के लिस्ट लेकर के आया हूं, मेरे पास लिस्ट है पूरी। हाँ। अरे पंजाब में लीक हुआ नहीं हुआ, राजस्थान में 25 पेपर लीक हुआ। सुनिए अब सुनिए, फिर वही कह रहा हूं मैं, फिर वही कह रहा हूं सर। एक मिनट मुझे ब्रेक लेना, मैंने आपको एक मिनट दिया। एक मिनट रुकिए, मुझे ब्रेक पे जाना, प्लीज मुझे ब्रेक पे जाना। देखिए ऐसा है, मैं इस शो के बाद ये वीडियो एक मिनट सुनिए अभिषेक जी, मैं फिर आऊंगा। मैं इस शो के बाद ये भगवंत मान का वीडियो मैं शहजाद पूनावाला जी और अभिषेक जी को टैग करके ट्वीट करूंगा, ठीक है? क्योंकि अभिषेक जी ने कहा कि ये फेक है, ये नहीं है। शहजाद जी ने चुनौती दिया, मुकाबला किसका किससे छोड़ दीजिए। लेकिन मुझे लगता है कि आज देर रात तक 12 बजे तक या तो शहजाद जी या कम से कम अभिषेक जी, तो एक व्यक्ति तो राजनीति से संन्यास की घोषणा कर ही देगा, क्योंकि ये ट्वीट या तो सही होगा या फेक होगा। तो आज दोनों में से एक आदमी शायद मेरी डिबेट में आखिरी बार होगा। तो चलिए देख लेते हैं, इसका फैसला जो है मुझे हो जाएगा, वो मैं ट्वीट कर दूंगा इस ब्रेक के बाद। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आ रहा हूं। हिंग देना, वो वाली MDH की सुपर हींग। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच MDH। बाबा केदार के दर्शन के बाद मेरे मुंह से अनायास निकला था कि इस शताब्दी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। विकास, विरासत और सांस्कृतिक संरक्षण के मजबूत संकल्प के साथ
डबल इंजन की सरकार ने उत्तराखंड को प्रगति की न सिर्फ नई पहचान दी है, बल्कि तय किया है युवा सोच, आधुनिक परिवेश, नवाचार और अनंत उपलब्धियों का सफर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में सरकार ने उन संभावनाओं पर जोर दिया है जो सुखद भविष्य की नींव तैयार कर रही है। उत्तराखंड में दूरस्थ पहाड़ के सुदूर गांव भी पीएम मोदी के डिजिटल इंडिया अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। डिजिटल क्रांति के इस सफर में अपनी सरकार पोर्टल द्वारा रिकॉर्ड 976 डिजिटल सेवाओं का घर बैठे लाभ दिया जा रहा है। युवाओं के खिलते हुए चेहरे सरकार की कार्यकुशलता का प्रमाण दे रहे हैं। प्रदेश में पारदर्शी तरीके से युवाओं को रिकॉर्ड 33,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं। सड़कें अब विकास और प्रगति की गाथा लिख रही है। 12,000 करोड़ से अधिक लागत से निर्मित एक्सप्रेसवे परियोजना से दिल्ली से देहरादून की दूरी मात्र 2.5 घंटे की रह गई है। चार धाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए 11,700 करोड़ से अधिक ऑल वेदर रोड का कार्य 92% से ज्यादा पूर्ण हो चुका है। भारतमाला परियोजना के तहत टनकपुर से पिथौरागढ़ NH 125 का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन निर्माण का कार्य 70% से ज्यादा पूरा हो गया है। डबल इंजन सरकार के अथक प्रयास से संवर रहा है उत्तराखंड, आगे बढ़ रहा है उत्तराखंड। काम रुकना नहीं चाहिए पर खुजली रुकनी चाहिए, इसलिए सपट डॉक्टर स्किन लोशन। काम चालू खुजली बंद। 128 सालों से दांत का आखिरी इलाज। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। चलो दो टुक आप देख रहे हैं, दो टुक में हम चर्चा कर रहे हैं। राजनीति गरमाई, नीट की याद न आई, क्योंकि नीट के पेपर लीक को लेकर के देश भर में जो इतनी राजनीति हुई, जो देश भर में इतने प्रदर्शन हुए, आंदोलन हुए, उसकी सुखद परिणति के रूप में हम ये देख रहे थे कि छात्रों की मांग मानी गई। उसके बाद हमने ये देखा कि संसद के अंदर एक कड़ा कानून बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध हुई और भी सिस्टमेटिक सुधार को लेकर सरकार ने बात की है। लेकिन मैंने शुरू में ही कहा कि जब सरकार ये सब कर रही है तो विपक्ष की जिम्मेदारी सिर्फ आंदोलन करने, इस्तीफा मांगने तक नहीं रहनी चाहिए थी। विपक्ष की जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि कैसे एक कड़ा कानून बने, स्टूडेंट्स का भविष्य सुरक्षित हो, उसको लेकर विपक्ष अपनी तरफ से कुछ सुझाव देता, कुछ जो है उसमें संशोधन की बात करता। लेकिन विपक्ष का डब्बा गोल रहा। ऐसा लगता है जैसे किसी छात्र को जो है बिना तैयारी के बैठा दिया जाए अगर परीक्षा में। कुछ विपक्ष का हाल ऐसा ही था। और राहुल गांधी तो पूरी डिबेट को, पूरे जो उनका जो भाषण था वो तमाम तरह के राजनीतिक मुद्दे उठाते रहे और अंत में वो अमित शाह के इस्तीफे पर पहुंच गए। लेकिन नीट को लेकर और एनटीए में क्या सुधार हो उसको लेकर उन्होंने कोई भी कंस्ट्रक्टिव जो है वो अपनी बात नहीं रखी। इसी पर चर्चा कर रहे हैं। चार मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, शहजाद पूनावाला, विवेक श्रीवास्तव, अभिषेक तिवारी और अनुपम सिंह जुड़े हुए हैं। अनुपम सिंह, मैं राहुल गांधी, क्योंकि देखिए अब ये, क्योंकि आंदोलन तो हो चुका, अब सब पार्टियों में होड़ लगी है कि कैसे हमको ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमको माइलेज मिले। तो अब पूरे के पूरी पार्टियां माइलेज लेने के चक्कर में सब खेल रही हैं। लेकिन मेरा सवाल यह है कि भाई राहुल गांधी ने जो कुछ कहा, एनटीए का जिक्र नहीं, नीट पर बोले नहीं, सुझाव कोई दिया नहीं, क्या विपक्ष, जब संसद में हंगामा होता है तो यही विपक्ष कहता है कि संसद चलाना सरकार की और विपक्ष की दोनों की जिम्मेदारी है, तो क्या एक बेहतर कानून बनाना, छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करना, क्या इसमें विपक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं? सिर्फ भाषण देकर आप निकल जाएंगे, आंदोलन करके निकल जाएंगे? जी सर, पहले तो ये विवेक श्रीवास्तव और अभिषेक तिवारी ने पहले ही 40 मिनट खराब कर दिया है आपके शो का। तो मैं आप कैसे नहीं, वो ऐसा वो लेकर आए थे जैसे वो कोई ज्वालामुखी ऐसा कुछ लेकर, हमारे यहाँ बिड़िया फटक्का बोलते हैं उसको, वो भी फुस हो जाता है। तो ये दोनों उस तरीके से एकदम से निकले। मैं बहुत निराश हुआ। मैं पहली बार दो टुक में यहाँ इस शो में आ रहा हूँ। दूसरी बात सर ये है कि राहुल गांधी ने आज ये कहा कि 3 ही कैटेगरी होती है, या तो हाँ आऊंगा ना, मैं आप पे भी आऊंगा। एक होता है अंधभक्त, एक होता है इडियट और एक होता है स्टूडेंट। ठीक है, मैं भी मानता हूं, मैंने मान लिया आज से कि 3 ही कैटेगरी होती है। राहुल गांधी को इडियट मैं कह नहीं सकता, अंधभक्त वो है नहीं,
और अगर वो 56 साल का स्टूडेंट है तो इससे ज़्यादा शर्म की कोई बात जो है वो है नहीं। मैं तो सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ गांव में, और हमारे यहाँ जो मास्टर साहब होते हैं, अगर ऐसा स्टूडेंट ऐसी हरकतें करता, जो माइक बंद कर देना, टेबल बेंच इधर उधर कर देना, तो हंटर से मार मार के ठीक करते थे। तो अगर ये 56 साल के हैं और ये स्टूडेंट हैं, तो सबसे पहले तो इनको हमारे गाँव से एक टीचर, कोई बुजुर्ग लाएं और वो इनको हंटर मार मार के सिखाएं, समझाएं। वो स्टूडेंट नहीं है, तो अब सवाल ये कि उनके पास क्या सिर्फ 2 ही कैटेगरी बची है जो उन्होंने कहा? जी फिर तो या तो वो फिर तो या तो वो अंधभक्त हैं या फिर वो इडियट हैं। और स्टूडेंट भी कैसे हैं सो भी मैं आज बता देता हूं। 2004 में जो हलफनामा राहुल गांधी देते हैं चुनावी, उसमें कहते हैं कि उन्होंने 1995 में कैम्ब्रिज से जो है वो एमफिल की है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स या पता नहीं कौन से सब्जेक्ट में। फिर 2009 में जब वो चुनावी हलफनामा देते हैं तो वो कहते हैं कि उन्होंने 1995 में नहीं 2004 में एमफिल की है, और वो भी किस सब्जेक्ट में? उन्होंने डेवलपमेंट स्टडीज में। अब जो व्यक्ति 2 हलफनामे में, ये मैं आपको दूंगा सर, आप ट्वीट भी करेंगे और फैक्ट चेक भी आप कर लीजिएगा, दोनों हलफनामे में अलग अलग बात उन्होंने कही है। और दूसरा, उन्होंने ये कैम्ब्रिज ने ये भी बताया कि वो फेल हो गए। जो उन्होंने कैम्ब्रिज ने बताया कि उन्होंने 2004 में ये डेवलपमेंट स्टडीज जो होता है उसमें एमफिल किया और उस फर्स्ट ईयर में वो फेल हो गए। नहीं अनुपम, तो यानी वो फेल स्टूडेंट। अनुपम, मैं यहाँ पे इसलिए रोक रहा हूँ क्योंकि देखिए, मेरे लिए जैसे विवेक जी ने कहा कि भाई ये शिक्षा मंत्री जो है ये एजुकेटेड नहीं है, या राहुल गांधी, मेरे लिए इशू नहीं है आज। मतलब हम सबके बायोडाटा निकाल कर उस पर चर्चा करें, वो हमारा इशू नहीं होना चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूं, क्या हम गंभीरता से विचार कर सकते हैं कि भाई ये कानून जो बना है, क्योंकि मूल कानून पर है। और राहुल गांधी पर अगर मैं सवाल उठा रहा हूं, विपक्ष पे सवाल उठा रहा हूं, तो इसलिए क्योंकि आपने, मैं ये कहता हूं कि आपने अगर स्टूडेंट्स को वहां सपोर्ट किया, बहुत अच्छी बात है जंतर मंतर पर, लेकिन आज आपने स्टूडेंट्स को फेल करा। आपने स्टूडेंट्स की जो आकांक्षाएं थी उन पर तुषारापात किया, उन पर आपने, उनके आंदोलन पे जो गर्मी थी उस पर विपक्ष ने ठंडा पानी फेंक दिया, क्योंकि आप लोगों ने कोई भी ऐसा सुझाव नहीं दिया कि उनके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए एक अच्छा कानून देश बना सकता। मेरी शिकायत इस बात को लेकर है। बोलिए। इनके पास सुझाव होगा तब तो देंगे, इनके पास कुछ है ही नहीं बोलने के लिए। और राहुल गांधी जो बातें संसद में बोल रहे हैं, उनको पता है कि संसद में बोलेंगे केस नहीं होगा, आराम से निकल जाएंगे ऐसे ही। वही चीजें वो बाहर आए और वहां पर तो दोहरा दें फिर से, कर्नाटक में या फिर कहीं, कर्नाटक में तो नहीं लेकिन किसी भी राज्य की किसी भी अदालत में मजिस्ट्रेट के सामने वो फिर से माफी मांगते हुए मिलेंगे। तो जो बातें उन्होंने संसद में कही है वो बाहर आकर एक बार दोहरा दे तो दे। दूसरी बात यह है सर कि आम आदमी पार्टी, कॉकरोच और लेफ्ट, इन तीनों ने मिलकर एक साथ दिल्ली में जिस तरह का उत्पात मचाया, अब तक कांग्रेस को ऐसा लगता था कि उत्पात मचाने पर कॉपीराइट इन्हीं का है, तो वो कॉपीराइट इनसे छीनता हुआ दिख रहा है। इसीलिए ये विदेश से भागे भागे यहाँ पर आए, और यहाँ पर इनके पास कुछ है ही नहीं। इन्होंने कोई रिसर्च नहीं की है, इनकी टीम ने काम नहीं किया है, इनको कुछ कोई बताने वाला नहीं है, तो इनको ये लग रहा है कि अब कहीं सारा क्रेडिट ये न लूट के ले जाएं, तो ये उस कॉपीराइट को वापस तो लड़ाई क्रेडिट की। अभिषेक आ रहा हूं 1 मिनट, लेकिन उसके पहले मैं एक चीज रखना चाहता हूं। देखिए है क्या, राहुल गांधी का आपने 2 टूक देखा होगा। राहुल गांधी ने वोट चोरी से लेकर ईवीएम पे लेकर जितने झूठ बोले मैं दर्जनों बार एक्सपोज कर चुका हूं। लेकिन आज जो उन्होंने कहा, आज उनके जो कुछ आज के और कुछ पिछले 2-4 दिनों के जो झूठ हैं, उन्होंने कहा मैंने अपनी आंख से फोन करते हुए देखा होम मिनिस्टर को। मतलब होम मिनिस्टर राहुल गांधी के सामने बैठ करके पुलिस को फोन करते ही लाठीचार्ज करो। तो मतलब ये कॉमेडी सर्कस चल रहा था क्या? फिर उन्होंने कहा मैंने अपनी आंख से देखा, जितेंद्र सिंह होम मिनिस्टर को फोन कर रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि भाई पुलिस की गोली चलाने के लिए आदेश दिया था। फिर उन्होंने कहा मैंने काफिले में 30 गाड़ी जिसका, और जब वो प्रधानमंत्री के निवास के बाहर बैठे थे तब उन्होंने कहा कि पुलिस वालों ने मेरे कान में बोला कि भाई सरकार को हटाइए। भैया कॉमेडी सर्कस चला रहे हो आप, मनोहर कहानियां सुना रहे हो आप, और ऐसी मनोहर कहानियां देश को आप दर्जनों बार सुना चुके हो कि एलआईसी बंद हो जाएगी, देश की अर्थव्यवस्था डूब गई। आप विपक्ष के नेता हो, आप मनोहर कहानियां सुनाने या फिर जो है कॉमेडी सर्कस चलाने के लिए नहीं हो। आप देश को एक बेहतर विपक्ष देने के लिए हो, आप देश को अच्छे सुझाव देने के लिए हो, लेकिन वो नहीं किया। और छोटा सा एक वीडियो देखना आपका आज बनता है, क्योंकि राहुल गांधी ने पहले भी कहा था मेरा माइक बंद कर देते हैं। अब आज क्या हुआ, राहुल गांधी ने आज अपना माइक खुद बंद कर दिया बटन दबाकर, और उसके बाद हल्ला मचाया मेरा माइक बंद हो गया। जब उन्होंने माइक बंद कहा तब तो उनकी सबसे ज्यादा आवाज सुनाई दे रही थी। तो इस तरह की कॉमेडी संसद में आप क्यों करते हो भाई? जरा वीडियो देखिए, फिर आ रहा हूं अभिषेक, वीडियो देखिए जरा। माइक तो दीजिए,
हम बोलेंगे आप। माइक नहीं है, माइक नहीं है सर, माइक तो चालू है, बंद कर रहे हैं। आज तो बहुत मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा था। मैं बैठा था सामने, मेरा माइक बंद कर दिया, मेरा माइक बंद कर दिया, मेरा माइक बंद कर दिया। अरे लाल बत्ती जल रही है, माइक कहां से बंद कर दिया भाई? लाल बत्ती जल रही थी। लाल बत्ती का जलने का अर्थ होता है कि माइक ऑन है। माइक बंद कर, माइक बंद कर, माइक बंद कर, मेरा माइक बंद कर दिया। अरे कैसे माइक बंद कर दिया भाई तुम्हारा? देखो तो सही। और उसके बाद खुद ही बंद करके बोल रहा है मेरा माइक बंद हो गया, मेरा माइक बंद हो गया। जेब में हमेशा, वो जेब में हमेशा क्यों हाथ डाले रखते हैं पता है आपको? दोनों जेब में विक्टिम कार्ड रखा हुआ है। विक्टिम कार्ड निकालेंगे तुरंत, देखो माइक बंद कर दिया, बोलने नहीं दिया, माइक बंद कर दिया। तो देखिए माइक चालू था, लाइट जल रही है, उनकी आवाज देश सुन रहा है, लेकिन राहुल गांधी वह चिल्ला रहे हैं मेरा माइक बंद कर दिया, मेरा माइक बंद कर दिया। ये क्या राजनीति हो रही है अभिषेक? ये क्रेडिट की लड़ाई चल रही है। आम आदमी पार्टी आगे रहेगी, राहुल गांधी आगे? अशोक जी, राहुल गांधी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर राहुल गांधी इतने अच्छे होते तो आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो नहीं होते। राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में ज्यादा मैं फर्क नहीं समझता। मैं शहजाद जी पे आता हूं। अभी ये पंजाब की बात कर रहे थे। पंजाब के वो पंजाब जहां पे एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, उसके बाद ये इतना हुड़दंग मचाते रहते हैं। मैं इनके सामने कुछ फैक्ट रखना चाहता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों का लिस्ट लेकर के आया हूं। वो लिस्ट मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। अच्छा सुनिए, एक मिनट, मैं नहीं, वो लिस्ट मैं पढ़ देता हूं। नहीं, आप पढ़ने नहीं देंगे। नहीं, आप ही बोलिए। मैं मुझे सिर्फ एक कमेंट करने दीजिए, उसके बाद आप ही बोलिए। लेकिन मेरा वो कमेंट जो है वो मेरे दर्शकों के लिए है। मेरे दर्शक देखें ये पॉलिटिकल पार्टियां कितना गंभीर हैं, क्योंकि ना तो विवेक श्रीवास्तव ने, ना अभी तक अभिषेक तिवारी ने एक बार भी ये नहीं बताया कि ये कानून कैसे बेहतर बन सकता था, ना संसद में ना यहां पर। बस इसकी सरकार में इतना, अब आप गिनाइए, मैं आपको समय दे रहा हूं, लेकिन देश मेरा देखेगा। बोलिए, मेरे दर्शक देख रहे हैं, बोलिए, आप लिस्ट बताइए उनकी। हाँ, उत्तर प्रदेश में 35 पेपर लीक, राजस्थान में 25, बिहार में 28, हरियाणा में 22, गुजरात में 32, एमपी में 27। मैं लिस्ट पढ़ता हूं। मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी भर्ती, नर्सिंग भर्ती, एमपीटीईटी, पटवारी भर्ती परीक्षा, एमपीपीएससी। हरियाणा लिस्ट पढ़िए। ग्राम सचिव भर्ती, क्लर्क भर्ती, बिजली विभाग भर्ती, एक्साइज इंस्पेक्टर भर्ती, एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर भर्ती, कंडक्टर भर्ती, आईटीआई प्रशिक्षक भर्ती, नायब तहसीलदार भर्ती, एचटीईटी, बी फार्मेसी पेपर लीक। उत्तर प्रदेश आ जाइए। राजस्थान सुन लीजिए। एलडीसी, आरपीएफसी, सेकेंड ग्रेड शिक्षक भर्ती, वन रक्षक, ग्राम विकास अधिकारी, लाइब्रेरियन ग्रेड 3 अधिकारी, सूचना सहायक, जूनियर अकाउंटेंट भर्ती, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती। उत्तर प्रदेश आ जाइए। उत्तर प्रदेश आ जाइए। ये बता दूंगा। एक मिनट हो गया ना, हो गया, बता दूंगा मैं। आपने लिस्ट पढ़ दी, सुनिए। एक मिनट अभिषेक जी, अभी और लिस्ट है। वैसे आपने इसमें जो नर्सरी के जो एडमिशन होते हैं उसकी लिस्ट, उसका पेपर लीक कर आपने भूल गए। वो जो उत्तर प्रदेश में नर्सरी के जो एडमिशन होते हैं उसकी जो भर्ती का पेपर लीक हुआ वो भूल गए। वो भी जोड़कर बोलिए सर, बचाव करिए। वो नर्सरी वाला भूल गया। देखिए मैं फिर से कह रहा हूं, एक मिनट, मैंने बार-बार कहा आप लोगों के पास देश को और कुछ देने के लिए नहीं है। अरे देश आप लोगों के पास कुछ देने के लिए सिवाय इसके कि हाँ यहां इतने फेल, वहां उतने फेल। अरे ये तो देश जानता है भाई। मैं कह रहा हूं पूरा सिस्टम फेल है। पंजाब से लेकर जम्मू कश्मीर तक, राजस्थान से लेकर गुजरात तक, केरल से लेकर कन्याकुमारी तक, मैं कह रहा हूं पूरा सिस्टम फेल है। अरे आप सुझाव तो दे दो सिस्टम को कैसे बेहतर बनाए, कि आप एक दूसरे के कपड़े फाड़ते रहेंगे। मैं ये एक मिनट जो लोग जंतर मंतर पर बैठे थे, एक मिनट सर मैं आ रहा हूं विवेक जी, शहजाद जी, जो लोग जंतर मंतर पर बैठे थे और जो लोग जेन्युइन लोग थे, मैं उनसे आज कह रहा हूं कि आप लोग जो हैं ये आप लोगों ने नेता बनाए और आप लोग इनके बहकावे में आ रहे हो जिनके पास एक सॉल्यूशन नहीं है। मैं दे सिर्फ दूसरों के कपड़े फाड़ने के लिए है, लेकिन एक सॉल्यूशन अगर दिया हो किसी ने तो मुझे बता दीजिए। शहजाद रिस्पॉन्ड कीजिए फिर विवेक श्रीवास्तव। सर एक अरे अभिषेक तिवारी जी आपको मैंने इतना समय दिया, आप पूरा कांग्रेस बीजेपी के राज में इतने, बीजेपी के राज में इतने, हमारे राज में कुछ नहीं, लेकिन आपने एक सॉल्यूशन नहीं दिया। बोलिए शहजाद जी, रुकिए एक मिनट। जब से ये घटनाक्रम हुआ है आप प्रधानमंत्री के एक्शंस देखिए। पहले से हमने एक एंटी कॉपिंग, एंटी चीटिंग, एंटी लीक लॉ लाया था, उसको और प्रभावी करने का स्टेप लिया। स्टूडेंट से डायरेक्ट संवाद हुआ, रीनीट हो गया,
जो लोग इसमें शामिल थे उनको जेल में भेजा, फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात हुई, और जिस प्रकार से सोनम वांगचुक से लेकर बाकी लोगों से बातचीत करके उनके अनशन को ख़त्म करवा के पार्लियामेंट में डिबेट करवा के आज एक और कानून कड़ा कर दिया। मतलब कि सेंसिटिव, सेंसिबल, रिसेप्टिव, रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल, डेमोक्रेटिक और प्रैग्मेटिक अप्रोच अपनाया गया। और हम तो अभी भी कह रहे हैं कि और भी किसी का कुछ सुझाव होगा, और उन्होंने ये कहा कि चलिए अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए और मॉरलिटी भी होनी चाहिए। तो धर्मेंद्र जी को लगा कि चलो मैंने रीनीट करवा दिया, अब मैं इससे हट भी जाता हूं। ये अकाउंटेबिलिटी भी दिखाई। अब जो स्टैंडर्ड इन्होंने सेट किए, ना वो ये कानून को सख्त करने में कुछ मदद करना चाहते हैं, ना वो अपने ही उसको फॉलो करना चाहते हैं, और बोलते हैं कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ। मैं तो बोलता हूं कि आज तो आपके शो पे जेन जी की आवाज चलनी चाहिए ना विवेक, अशोक जी, ये सुनिए। आप सरकार तो अकाउंटेबिलिटी मांगते हैं कि जेड़ा ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗਾ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਉਹ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਏਗਾ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿਵਾਉਣਗੇ। ਹੁਣੇ 2-3 दिन पहला फार्मासिस्ट का पेपर लीक होया, तो हुण ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ कि हरजोत बैंस, जिनको पंजाबी नहीं आती वो कह रही है बेटी कि मनीष सिसोदिया तो बड़ी बड़ी, वैसे मनीष सिसोदिया की उपलब्धि पता है, फर्स्ट शराब मंत्री टू ऑल्सो भी शिक्षा मंत्री। ओके। एंड उनकी 12वीं पास नहीं है, पर उन्होंने बोला कि मैं हटा दूंगा अगर पेपर लीक होगा। अभी बेटी बोल रही है कि 2-4 दिन पहले फार्मेसी पेपर लीक हुआ तो लाठियों से बांध जा। नहीं, पर वो कहते हैं ना कि फार्मेसी में तो वो मुन्ना भाई हो रहा था, पेपर ऐसा है सर, देखो ऐसा है, मुन्ना भाई हो रहा था उसमें वहां पर। तो फिर तो मुझे लगता है सबसे पहले लीक और चीटिंग का फर्क इनको भगवंत मान को समझा दे, भगवंत मान को समझा दे ना, उन्होंने बोला लीक हो गया पेपर। हाँ, ओके। विवेक श्रीवास्तव देखिए, और उनसे पूछे कांग्रेस जो झूठ बोल रही है। विवेक श्रीवास्तव देखिए, अभी भी हमारे पास एक मौका है, सरकार पर दबाव बनाकर विपक्ष बता सकता है कि भाई ये चीज और करिए, इतना, क्योंकि ये स्टूडेंट्स की बेहतरी के लिए जरूरी है ना। मैं बोलता हूं उसके ऊपर। देखिए, पहली चीज, हमारे देश में जब आर्थिक संकट जबरदस्त तरीके से आया, 1 मिनट विवेक जी के बाद, कांग्रेस के मुख्यमंत्री एस एम कृष्णा ने देश के आईटी सेक्टर को ग्रो किया, बेंगलोर को बनाया, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो सबको इनवाइट किया, सस्ते दामों पे जमीनें देकर के प्रोत्साहन दिया, टैक्स रिबेट्स दिए। आज जो सरकार में चंद्रबाबू नायडू है, उन्होंने भी उस मॉडल को अडॉप्ट किया हैदराबाद के अंदर, और देश के अंदर आज भी हमारी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है, गवर्नेंस की वजह से। अब आप आ जाते हैं इसका पैरेलल आज की समस्या के साथ। आज की समस्या में सर जो बिल पास हुआ है, मैं बार बार आपको बताना चाहता हूं, चाहे आप फास्ट ट्रैक कोर्ट लीजिए, आप 10 करोड़ का फाइन कर दीजिए, आप बाकी चीजें करिए, आपने एक एक्ट पास किया, अच्छी मंशा से पास किया, लेकिन इट इज बेसिकली डिफाइनिंग द प्यूनिटिव क्लॉजेस। क्या पनिशमेंट होगी, कैसे हम डिटर करेंगे, क्या लेकिन तो और क्या करना आपके हिसाब से? हाँ, आपके हिसाब से और क्या करना, क्या कमी रहेगी, क्या चीज करने की जरूरत है? मेरे हिसाब से द गवर्नमेंट नीड्स टू सिट डाउन, द मिनिस्टर नीड्स टू सिट डाउन, द मिनिस्ट्री नीड्स टू सिट डाउन विद द एजुकेशन सेक्रेटरी, और आप अपने एक्सपर्ट्स की एक टीम बनाए, गवर्नेंस को देखें, पेपर कहां सेट होगा, कौन करेगा, कहां जाएगा। हाई पावर कमेटी नंदन नीलकणी बनी है ना सर? मैं बता रहा हूं, मैं सुन तो लीजिए आप मेरी बात को। हाँ, अग्री, वो बनी है, उसके डिटेल जब आएंगे वो बिल में नहीं होते। गुड गवर्नेंस सर, एग्जैक्टली वो बिल में नहीं होते, लेकिन आप नंदन नीलकणी भी, वो तो कांग्रेस कह रही है कि हमारे आदमी के, मैं एग्जैक्टली ये कह रहा हूं, हाई पावर्ड कमेटी जो बनाई गई है, अब उसमें प्रियंका गांधी का गोमूत्र दिख रहा है। बोलिए विवेक जी, उसी के लिए आईबी के पूर्व डायरेक्टर प्लस एजुकेशन की फॉर्मर सेक्रेटरी प्लस इसरो के फॉर्मर चेयरमैन प्लस उसके साथ नंदन नीलेकनी जो आईटी सेक्टर में बहुत बड़ा नाम है, प्लस उसके साथ साथ और भी डोमेन एक्सपर्ट्स लॉजिस्टिक्स के, अब उसमें बोल रहे हैं कि कामकोटी गौमूत्र एक्सपर्ट है। मैं यही कह रहा हूं भाई, वो कमेटी बनी है ना, आप उस वो कमेटी, अब फिर वो देखिए, पहला उत्तर आपको मिला कि मैं क्यों इस एक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस राहुल गांधी नहीं दे रहे हैं, बिकॉज द एक्ट इज बेसिकली पनिशमेंट्स, इट इज ओनली अबाउट डिटरेंस। द गवर्नेंस पार्ट हैज टू कम फ्रॉम द मिनिस्टर एंड द मिनिस्ट्री एंड इट्स ऑफिसर्स। वो जो अभी आपकी कमेटी बनी है, लेट इट स्टार्ट द वर्क एंड लेट इट परफॉर्म, तब आप एवेल्युएट करिएगा, तब हम एवेल्युएट करेंगे। अब आप सजेशन में मांग रहे हैं तो राहुल गांधी इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि ये तो सिर्फ सजा के लिए है, तो भाई ठीक है, राहुल गांधी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई ऐसा कानून। अशोक जी, मुझे कई राज्यों के भाजपा के घोटाले का लिस्ट नहीं पढ़ने दिए, कोई बात नहीं, आप उनकी वकालत कर लीजिए, उनको बचा लीजिए, लेकिन ये बचने वाले नहीं है। मैं बताता हूं, 2024 में हाई लेवल कमेटी बनी थी, 2026 में हाई पावर कमेटी बनी है, 2024 में हाई लेवल कमेटी बनी थी, और आपको पता होगा कि ये ढोल बजा के, नगाड़े बजा करके 2024 में जो नीट पेपर लीक हुआ था, संजीव मुखिया को पकड़ के अपनी उपलब्धि बता रहे थे, संजीव मुखिया पकड़ा गया,
किंग पिन पकड़ा गया, सबसे बड़ा घोटालेबाज पकड़ा गया। और क्या हुआ, उसको क्लीन चिट दे दी। आपको पता है उत्तर प्रदेश में इनके 2 विधायक हैं, एक का नाम है बेदीराम और दूसरे का नाम है विपुल दुबे। ये दोनों आरोपी तय हैं, इन पे दोनों पे आरोप तय हैं। और इनको नवाजा कौन है? भारतीय जनता पार्टी ने विधायक बना करके, इनके गठबंधन ने विधायक बना करके। तो भारतीय जनता पार्टी के नियत में ही खोट है। ओके, सवाल ये नहीं है, ओके शहजाद, ये नहीं है कि इन्होंने कौन सा ओके, मेरे पास समय कम है, शहजाद रिस्पॉन्ड की। नियत में खोट की बात वो कर रहे हैं जो पेपर लीक हुआ पंजाब में स्वीकारने को तैयार नहीं, परंतु क्योंकि उन्होंने 2024 की कमेटी की बात की। अभिषेक जी, आप ही से सवाल है, वो उस कमेटी के कितने रिकमेंडेशंस थे बताइए, और कितने लागू है बताइए। आप छोड़ दीजिए ना रिकमेंडेशन, जो मैं पूछ रहा हूं। अभी आपने बोला कमेटी थी, ढोल नगाड़े बजाए, अभी मैंने आपसे पूछा नाम पूछूंगा तो नाम नहीं आएगा। शहजाद जी बता दो, संजीव मुखिया दामाद क्यों बनाए अपना? भाई साहब, आपकी समस्या पता है क्या है? आप शराब मंत्री को ही बनाते शिक्षा मंत्री या शराबी को मुख्यमंत्री, तो इसलिए आपके ध्यान में कुछ रहता नहीं, या तो शराबी मुख्यमंत्री या शराब मंत्री शिक्षा मंत्री। भाई आपसे क्या चर्चा करूं? ठेके खोल, पाठशाला के बदले मधुशाला खोल दी, पाठशाला के बदले मधुशाला खोल दी, क्लास के बदले ग्लास दे दिया, क्लास के बदले ग्लास। संजीव मुखिया को दामाद बना के, उस पे जवाब नहीं है इनके पास। ग्लास दे दिया क्लास के बदले। अरे नहीं, मेरे मित्र हैं, उनकी नौकरी नहीं जाए, बल्कि मैं कहता हूं वो पंजाब, बल्कि मैं तो कहता हूं अभिषेक जो है वो पंजाब के ज्यादा बेहतर जो है शिक्षा मंत्री बन सकते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ज्यादा बेहतर काम करेंगे। तो मैं तो अभिषेक जी के लिए कहूंगा, अभिषेक जी वहां के पंजाब के शिक्षा मंत्री बने तो शायद पंजाब में बेहतर हो जाए। लेकिन मैं मुद्दे पर बहुत संक्षेप में, देखिए अनुपम, सवाल यह कि वो कह रहे हैं कि भाई ये तो पेनल्टी पूरी है कि भाई इसमें सजा का प्रावधान, क्या इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला? आप कितना भी कानून बना दो, कड़ा कानून बना दो, असली चीज जो है, जो विवेक श्रीवास्तव कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स है। सबसे पहले भारत एक संघीय ढांचे पे चलता है, यहाँ सब कुछ ऐसा नहीं हो सकता है दिल्ली ने कानून बना दिया और राज्यों में भी जो चीजें हो रही है वहाँ की जो सरकारें हैं वो कुछ ना करें, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, और फिर बाद में कुछ भी गड़बड़ होता है तो आप दिल्ली में आकर प्रदर्शन कीजिए, और बाकी राज्यों में जहाँ भी पक्ष विपक्ष जिसकी भी सरकारें हैं वहाँ जो चल रहा है वो सब कुछ चलता रहे। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जहाँ संघीय ढांचे की सरकार है वहाँ आपको एक नियम जो दिल्ली में लागू कर रहे हैं वही नियम आपको हर जगह लागू करना पड़ेगा, हर राज्य की राजधानी में लागू करना पड़ेगा, हर सरकार से वही चीजें मांगनी होगी। ऐसा नहीं आप सिलेक्टिव आउटरीच कर सकते कि ये कुछ और कहे वो कुछ और कहे। दूसरा, मैं इस बात पर हैरत में हूं कि जो हाई पावर्ड कमेटी अभी बनी है, अभी उस कमेटी ने काम करना भी शुरू नहीं किया और इन्होंने एक एक व्यक्ति को पकड़ के उनका बैकग्राउंड निकालना शुरू कर दिया कि सबकी वो शुरू कर दिया, यानी पहले ही इतना डीमोटिवेट कर दो। ये वही तरीका है जो ये लोग, ये उससे अलग नहीं। अगर ये संवेदनशील विषय है, खुद राहुल गांधी से लेकर जो कॉकरोच आंदोलन के लोग हैं वो कह चुके हैं कि ये जैसे देश की रक्षा जैसा ही विषय है, तो आप इसको रक्षा जैसे ही ट्रीट कीजिए ना। तो ये लोग जो ऑपरेशन सिंदूर में जो लोग सैनिकों का मनोबल डाउन करते हैं, ऐसे ही ये लोग एक सैनिक की तरह ही काम करेंगे तो इनका भी मनोबल डाउन करना इन्होंने शुरू कर दिया है। फिर से मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है, शुक्रिया अभिषेक भाई और बाकी विवेक जी और शहजाद जी, अनुपम जी। लेकिन देखिए मूल बात क्या है कि मैं कह रहा हूं कि सबको मिलकर सोचना पड़ेगा, और राहुल गांधी ने आज जो किया वो देश को ऐसा, विपक्ष का नेता ऐसा चाहिए जो कम से कम बेहतर तरीके से सरकार के सामने सुझाव रखे, सरकार को अकाउंटेबल भी ठहराए, सरकार को खींचे भी, सरकार को मजबूर भी करे कि वो बेहतर सुझाव करे। इसके बजाय आप 3 इडियट करते रहें, आप जो है अंधभक्त करते रहें, उससे नहीं चलेगा। आप ऐसे ऐसे शब्द बोलें जिनको एक्सपंज करना पड़े, ऐसे नहीं चलेगा भाई। आप विपक्ष के नेता, तो सरकार, देश की जो समस्याओं में एक समस्या ये भी है, इसलिए अच्छा होगा कि बेहतर विपक्ष के रूप में अपनी भूमिका आप सब लोग निभाएं, सरकार को खींचें, लेकिन कम से कम अच्छा कानून देश में बनाए छात्रों के भविष्य के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। 2 टूक में आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, नमस्कार।